शुरू करेंगे नया चैप्टर जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको समझ आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नेशनल इनकम चैप्टर नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, उसको देख लो, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड है। कौन कौन से मेथड है? एक है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा हमारा इनकम मेथड, तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड आए कहां से? ये आए चैप्टर 2 से। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 2 में एक चीज देखी होगी जो होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है कि भाई एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। हम लोगों ने ये सुना ना, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है और किसकी हेल्प से करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से करता है। अगर आप लोग को ये चीज नहीं पता तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेकंड चैप्टर में जाके समझ लो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती है हमारी इकोनॉमी में। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन की फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प से। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर प्रोडक्शन से सर्विसेज ले ली तो उसके बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा, ठीक है। किसे करेगा? फैक्टर प्रोडक्शन को पेमेंट करेगा। अगर फैक्टर प्रोडक्शन के पास पैसा आ गया तो हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इनकम जनरेशन। तो इनकम जनरेट होगी, ठीक है। इनकम जनरेट हुई फैक्टर प्रोडक्शन में। जब प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन होने के बाद प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर प्रोडक्शन को पेमेंट करी जो होती है इनकम जनरेशन, किसके लिए? फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब फैक्टर प्रोडक्शन के पास पैसा आया तो उस पैसे को खर्च भी तो करेंगे। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारे पास पैसा आता है, हम खाने पीने की चीजें और अदर चीजों पे खर्च करते हैं पैसा, तो वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर करेंगे। और किस चीज के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे? वो सारे सामान के ऊपर जो प्रोड्यूस की गई है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा। सारे सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग इसमें क्या मानते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है कि भाई एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है, दो ही इंसान है जो पैसा खर्च कर रहे हैं और कमा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ना ही इसमें गवर्नमेंट है, ना ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा है वैल्यू एडिशन मेथड, जो पेमेंट उसने फैक्टर प्रोडक्शन की उससे इनकम जनरेट हुई। तो सेकंड मेथड है हमारा इनकम मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा क्या है? इनकम। तीसरा मेथड क्या है कि जो इनकम हुई उसको हम खर्च भी करेंगे। तो तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये है तीन मेथड जिससे हम लोग क्या निकालेंगे? जिससे हम लोग निकालेंगे हमारी नेशनल इनकम। बात खत्म है। अब आते हैं पहले मेथड पे। तो वैल्यू एडिशन मेथड से शुरू करें। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हो गया? मैं देखो, मान लो मैं एक रिटेलर हूं, तो मैंने सामने वाले इंसान से कोई गुड्स खरीदी, मान लो 12 रुपए में कोई सामान खरीदा और मैंने फाइनल कस्टमर को 14 रुपए में वो बेच दिया। 12 का खरीदा, 14 में बेच दिया, 2 रुपए मैंने खुद के प्रॉफिट जोड़ दिया, 2 रुपए अपने प्रॉफिट के, अपनी मेहनत के गुड्स की वैल्यू में जोड़ दिए, जिसे मैं कहूंगा वैल्यू एडिशन, ठीक है। 12 में खरीदा, 14 में बेच दिया, 2 रुपए जो मैंने अपनी मेहनत के उसमें जोड़ दिए, वो होगी मेरी वैल्यू एडिशन। सिंपल, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे? हमने ये कहा कि 12 रुपए में मैंने सामान खरीदा, एक रिटेलर ने 12 रुपए में सामान खरीदा और कस्टमर को 14 रुपए में बेच दिया। जिस वैल्यू पर कस्टमर को बेचा जाता है सामान उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और जिस वैल्यू पर खरीदा जाता है सामान उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। और जितनी वैल्यू इसमें ऐड की गई है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। सिंपल, ठीक है। लेकिन हम इसे इंटरमीडिएट कंजप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई रिटेलर पर सामान डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से नहीं आता, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरी भी आते हैं जो अपनी वैल्यू ऐड करते रहते हैं। जैसे मान लो कि भाई साहब मैन्युफैक्चर ने सामान बनाया था 8 रुपए का, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर क्या होलसेलर को 8 रुपए में बेचेगा? नहीं भाई, उसने ऐसा किया 10 रुपए में ना होलसेलर को बेच दिया। अब होलसेलर ने क्या किया? होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा, लेकिन 10 रुपए का सामान 12 में बेचा, अपने 2 रुपए रख लिए। तो जितने इंटरमीडिएटरी बीच में आते गए उतने उन्होंने अपनी वैल्यू एडिशन करते रहे, ठीक है। बात होगी खत्म। तो ये सिंपल यही कांसेप्ट है। क्या बोला उसने? वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड मतलब कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड को हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा नहीं दी होती, ठीक है, तो उसको निकालना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे समझ लो तुमने सामने से सामान खरीदा और सारा का सारा सामान बेच दिया, सामान खरीदा सारा का सारा बेच दिया, तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स के इक्वल मान लेते हैं। बात ठीक है। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या हुई? सामान खरीदा, तुमने बेच भी दिया, लेकिन अभी भी कुछ गुड्स हैं जो अनसोल्ड पड़े हैं। इस केस में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कैसे निकालोगे? कि सेल में आप क्या प्लस कर दोगे? चेंज इन स्टॉक। मतलब कि कितना मेरे पास तो साल की शुरुआत में स्टॉक था, कितना साल के एंड में स्टॉक था, उसके डिफरेंस को हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। मतलब कि सेल्स में हम प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, तो उसकी हेल्प से हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी? हम तो उसकी हेल्प से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट की। ये देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कि सेल्स होती है अगर सारा का सारा सामान बिक गया। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट
और अगर भाई कुछ स्टॉक अनसोल्ड पड़ा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बात खत्म होगी, पहला वैल्यू एडिशन खत्म हो गया। और जब इसकी वैल्यू निकलती है, इसकी वैल्यू क्या निकलती है, जीडीपीएमपी। वैल्यू एडिड के मेथड में जब कोई वैल्यू निकलती है तो वो क्या होती है, जीडीपीएमपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो क्या हुआ वो, क्या ये नेशनल इनकम होती है? नहीं भाई, नेशनल इनकम का तो हम लोग समझ कर आए हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारी एनएनपीएफसी। ठीक है, तो हम लोग जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी तक लेकर जाएंगे। ग्रोथ से नेट पर आना है तो भाई क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रोथ से नेट पर आना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा क्या, एनएफआईई। ठीक है, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पर जाना पड़ेगा तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल। तो भाई यहां से हमें यहां पर ही आना है, ये नेशनल इनकम है, इसकी वैल्यू ही तो निकालनी है, तो बस सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बोलता है, इनकम मेथड क्या बोलता है, बस जितनी भी इनकम है उनको ऐड कर दो, हमारा इनकम मेथड खत्म हो जाता है। क्या बोला, जितनी इनकम। अब इनकम कौन कौन सी है, हम लोगों ने अभी बात की थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलती है, वेजेस वगैरह मिलती है। कैपिटल, अगर हम कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। इन चारों की इनकम को अगर हम ऐड कर देते तो हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है एनडीपीएफसी। हमारा क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी क्या ये नेशनल इनकम है, नहीं भाई, नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। ठीक है, अब इसमें से अब देखो नेट है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो सिंपल है, हमें प्लस करना पड़ेगा क्या, एनएफआईए। और आप लोगों को प्लस करना है एनएफआईए और आपकी नेशनल इनकम निकल जाएगी। बात होगी खत्म। ठीक है, अब देखो हमारे लेबर को काफी ज्यादा, देखो अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को अलग अलग तरह की क्या इनकम मिलती है, कौन कौन सी इनकम मिलती है, वेजेस और सैलरी तो मिलती ही है। उसके अलावा पेमेंट इन काइंड, जैसे मान लो आप लोगों को भाई कभी कभी क्या मिलता है, कभी कभी आप लोगों को घर मिल जाता है कि भाई घर भी कंपनी खुद ही दे रही है, खाना पीना खुद ही दे रही है, तो वो क्या होता है कि सैलरी का एक पार्ट है लेकिन पैसों के अलावा मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, जैसे मान लो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है ना, जिसमें आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हो, आपके मालिक भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और उस फंड का लास्ट में बेनिफिट किसको मिलता है, आपको ही मिलता है, एम्प्लॉय को ही मिलता है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, तो वो भी हमारी इनकम का ही पार्ट हो गया। उसके बाद आती है पेंशन और रिटायरमेंट। हम लोगों ने सुना वगैरह है ना कि अगर कोई आप काम छोड़ते हो तो वो कुछ पैसा देते हैं, कुछ ग्रेट्युटी देते हैं, या किसी को पेंशन लग जाती है, ये भी तो हमारी इनकम है ना। तो ये सारी इनकम किसका पार्ट हो जाती है, लेबर का पार्ट हो जाती है। लास्ट में हमारा है प्रॉफिट। भाई देखो प्रॉफिट को ना 3 हिस्सों में बांटा है। अब देखो अगर एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को आप कहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे, भाई देखो एक तो डिविडेंड का पार्ट है प्रॉफिट, दूसरा क्या है कि कोई कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है कि जितना आपका प्रॉफिट होता है ना उस पे कुछ प्रतिशत आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स देना पड़ता है। मतलब भाई तुमने कमाया, गवर्नमेंट कहेगी देना, कुछ ऐसा। तो उसके बाद जो पैसा आपने लोगों को बांटने के बाद आपके पास बचा है वो भी प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, तो 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब इन सबका जो हम टोटल करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी से हम लोग जाते हैं नेशनल इनकम पर एनएफआईए प्लस करके, बात खत्म हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड भी सेम है, सारे खर्चों को ऐड करो और एंड में क्या निकलेगा आपके पास, एंड में आपके पास निकलेगा जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी से आप जाओगे एनएनपीएफसी तक। ठीक है, कौन कौन से खर्चे, ये सारे खर्चे किस चीज को रिलेटेड है, हमारे सेकंड चैप्टर को रिलेटेड। अगर सेकंड चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, नेशनल इनकम को अच्छे से कर लिया, चैप्टर बहुत आसान है ये भी। ठीक है, अब इसमें खर्चा कौन कौन सा होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक खर्चा होता है जो हाउस होल्ड करते हैं, एक खर्चा होता है जो गवर्नमेंट करती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक कुछ एक्सपोर्ट होते हैं। इन सब के खर्चों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास निकलता है जीडीपीएमपी। जैसे इन्होंने क्या कहा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब हम जैसे लोग जो फाइनल गुड्स को परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं, पहले तो वो हो गया। फिर दूसरा आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए खर्चा करती है वो आ जाता है। तीसरी हो जाती है इन्वेस्टमेंट। हमारी इकोनॉमी में 2 चीजों पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जाती है, दैट इज फिक्स एसेट और इन्वेंट्री। इन दोनों पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो चीज देखी और उस खर्चे को देखा जाएगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। भाई जो सामान हम बाहर बेच रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं वो सारा खर्चा आ जाएगा। इन सब खर्चे को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जीडीपीएमपी। आप लोगों ने पहले गौर किया होगा कि जीडीपीएमपी इसमें भी है, मतलब वैल्यू एडिशन में भी जीडीपीएमपी है, वैल्यू एडिशन में भी जीडीपीएमपी है, और एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपीएमपी निकलता है, लेकिन इनकम मेथड में हमारा निकलता है एनडीपीएफसी। तो क्या आप लोग को ये लगता है कि इन तीनों के जब आंसर निकलेंगे तो अलग अलग हो सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों में आंसर सेम ही आएगा, आंसर एंड में सेम ही आता है तीनों में। ठीक है, और तीनों ही बेस्ट है, ये नहीं कह सकते कि भाई एक बहुत अच्छा एक बहुत कम वगैरह वगैरह को छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये तीनों को यूज किया जाता है ताकि हम नेशनल इनकम की वैल्यू निकाल सके।
नेशनल इनकम आप लोगों ने समझी थी ना क्या होती है। नेशनल इनकम मतलब हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के द्वारा कमाई हुई इनकम। कौन से लोग इस इनकम को कमाते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। और कौन सी इनकम को कमाया जाता है? फैक्टर इनकम को कमाया जाता है एक साल के अंदर। बात होगी खत्म, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तीनों समझ ली। अब एक वैल्यू एडेड मेथड में एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मतलब कि इसको समझना, डबल काउंटिंग को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया 8 रुपए का। उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को वही सामान 10 रुपए में बेच दिया। उसने अपने 2 रुपए रख लिए, ठीक है। अब होलसेलर ने वही सामान रिटेलर को कितने में बेचा? 12 रुपए में बेचा, ठीक है। तो होलसेलर ने अपने 2 रुपए निकाल लिए, ये होती है वैल्यू एडिशन, जो उन्होंने अपनी मेहनत निकाल दी। अब रिटेलर ने लास्ट में कस्टमर को वही सामान 14 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो इसने भी अपने 2 रुपए निकाल लिए। तो भाई अब कभी कभी क्या करता है, कभी भी लोग क्या करते हैं कि वैल्यू एडिशन की वैल्यू निकालने के लिए इन सब की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे 8 + 10 + 12 + 14, इनके हिसाब से कितना होगा अभी? 8 20 30 44, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो गुड्स की वैल्यू है वो 44 बन गई। तो ये तो भाई गलत है ना, हमने सामान लास्ट 14 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो 14 रुपए ही कैलकुलेट होनी चाहिए एक्चुअल में। तो उन्होंने कहा कि ये जो डबल काउंटिंग हो रही है ना, इसको कैसे सही किया जाए। तो इसके 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहला क्या होता है, पहला हम कहते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई जिस रेट पे लोगों को सामान दिया जा रहा है उसी रेट को कंसीडर कर लो। जैसे 14 रुपए जिस रेट पे कस्टमर को दिया गया सामान, या तुम क्या कर लो, वैल्यू एडेड मेथड को यूज कर लो। ये वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलते हैं, देखो वैल्यू एडेड मेथड का सिंपल मतलब ये है, सामान कितने का बना? 8 का बना, ठीक है। 8 को ऐड करो और सबकी वैल्यू एडिशन को ऐड कर दो। जैसे 2 रुपए इसके ऐड कर दो, 2 रुपए इसके ऐड कर दो और 2 रुपए इसके ऐड कर दो। ये कितने? 6 और 8 हमारे हो जाते हैं 14। तो ऐसे देखो या ऐसे देखो, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू सेम आ जाती है। तो ये दोनों सिचुएशन ऐसे से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर अब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को ये वीडियो ठीक लगी होगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो और देखते रहिए, आगे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी।